नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज थोड़ा सा नयापन आपको लग रहा होगा। डेली हम जो अपनी क्लास लेते हैं वो एक छोटे से स्टूडियो में, स्टूडियो क्या उसको रूम ही कहें, और एक छोटे से लैपटॉप पे, लेकिन आज पूरा का पूरा स्टूडियो है। और खुशी की बात यह है कि ये स्टूडियो आपका ही है। ठीक है, आज दिनांक 12 फरवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारा जो इनिशिएटिव शुरू करने का हमारा जो मकसद था, वो मकसद हमारा ये था कि आरपीएससी का जो पैटर्न है पिछले एक साल में वो काफ़ी बदल रहा है। उसमें दोनों ही चीज़ें हो रही है, उसमें डेप्थ भी बढ़ रही है और उसमें उसकी विड्थ भी बढ़ रही है, और चैलेंजिंग होता जा रहा है। तो उस हिसाब से हमारा जो इनिशिएटिव है, ये हम मंडे टू फ्राइडे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। साथ ही हम कुछ आर्टिकल्स भी इसमें इंक्लूड करते हैं, जिसका पर्पज हमारा ये है कि हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, और 5 से 7 क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि जिनका सीधा आंसर नहीं होता, एप्लीकेशन बेस्ड आंसर होता है। तो आप उनको आंसर कर सकें और अपनी जो सफलता उसको सुनिश्चित कर सकें। तो ये हमारा इनिशिएटिव है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं, और आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारी जो पहली जो न्यूज़ है वो पीएम सेतु योजना के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, पीएम सेतु जो योजना है वो केंद्र सरकार की एक योजना है, और वो भी केंद्र सरकार के कौशल मंत्रालय की योजना है, जिसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है आईटीआईज जो हमारी है, 12th पास के बाद में जो कोर्स होता है 2 साल का डिप्लोमा, उनके जो स्टैंडर्ड है उनको आधुनिक बनाना। ठीक है, साथ ही रोजगार उन्मुखी जो उद्योगों से लिंक करके स्किल प्रोवाइड करना। इस तरह की हमारी ये केंद्र सरकार की योजना है। राजस्थान का अचीवमेंट क्या है इस योजना में, कि राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया, और इसके जितने भी सारे इंडिकेटर्स थे, वो सारे इंडिकेटर्स में राजस्थान ने अच्छा काम किया। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पीएम सेतु योजना, राजस्थान का देश भर में नंबर 1 स्थान मिला है, और राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य है जिसने राष्ट्रीय डैशबोर्ड पे सभी इंडिकेटर्स में ग्रीन मतलब स्टैंडर्ड प्राप्त किया है। ठीक है, उसके बाद ये आपने पढ़ ही लिया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार उन्नयन योजना है। सरकारी आईटीआईज को आधुनिक बनाना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा है इंडस्ट्री लिंक ट्रेनिंग प्रदान करना। यानी देखो, इंडस्ट्री लिंक ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि उद्योगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल देना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट मीट नहीं करें तो फिर वो वर्कफोर्स कैसे उसमें शामिल होगी, यानी उनको रोजगार कैसे मिलेगा। तो ये उसका प्रमुख उद्देश्य था। साथ ही कौशल विकास द्वारा रोजगार प्रदान करना। और आपको पता है, राजस्थान सरकार ने इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो ग्रीन इंडिकेटर प्राप्त किए हैं, उसमें 2025 में तो एक नई कौशल नीति लेके आए थे, और 2026 जनवरी में ही रोजगार नीति भी राजस्थान सरकार लेके आई है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो न्यूज है वो है मुंबई में नरीमन पॉइंट से वर्ली तक एक ऐसा रोड बना है जिसको म्यूजिक रोड बोल रहे हैं, और ये इंडिया का पहला म्यूजिक रोड है। इसमें क्या होगा कि एक सर्टेन स्पीड पे जो गाड़ी रहेगी, तो वहाँ पे म्यूजिक जय हो, जो हमारा सॉन्ग है जय हो, वो सुनाई देगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, मुंबई में नरीमन पॉइंट से वर्ली तक। ओके, उसके बाद अभी जैसे दोस्तों आपको पता है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हमारे यहाँ चल रही है। ठीक है, कहाँ चल रही है? नई दिल्ली में। और कब से कब तक? ये 2 फरवरी से 14 फरवरी तक, तो अभी रनिंग है, यानी आज 12 फरवरी है, 2 दिन की चैंपियनशिप अभी और बची हुई है। इसमें जो अचीवमेंट है वो मनु भाकर ने रजत जीता है। मनु भाकर आपको पता है 25 मीटर स्पर्धा में शूटिंग चैंपियन जो है उसने रजत जीता है, और ईसा सिंह ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। हो कहाँ पे रही है? नई दिल्ली में हो रही है। ये स्थान का आप याद रखेंगे, कर्णी सिंह शूटिंग रेंज जो है नई दिल्ली में, वहाँ पे ये इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, और 14 फरवरी तक ये इवेंट होगा। तो इसके बाद में जो ओवरऑल हमने कितने इंडिया ने मेडल जीते, या फिर इंडिविजुअल अगर किसी की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो इसके बारे में हम बाद में पूरी होलिस्टिक बात कर लेंगे। राइट, ओके। आगे सरकार ने आईटी अधिनियम जो हमारा 2021 है, इसमें संशोधन किया। देखिए, जो इनिशियल हमारा आईटी एक्ट आया था वो 2002 में आया था। उसके बाद फिर इसमें 1-2 बार चेंजेज हुए हैं, और अभी 2021 में जो लास्ट अमेंडमेंट इसमें हुआ वो 2021 में हुआ। और अभी उसमें 2 चेंज हुए हैं। देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट चेंज है, और क्या चेंज हुए हैं हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तो ये हुआ कि एआई कंटेंट पर लेबल अनिवार्य होगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, एआई जो कंटेंट है, अब पता ही नहीं लग पा रहा कि कौन सा वीडियो रियल है, कौन सा फेक है, कौन सा एआई जनरेटेड है, कौन सा रियल है। तो सरकार ने फिक्स कर दिया कि भाई जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये उस पर एक पर्टिकुलर लेबल लगाएंगे कि ये एआई से बना हुआ वीडियो है। तो ये क्या है कि आप और हम सब जो व्यूअर्स है उनको पता रहेगा कि भाई ये एआई वाला है, और हमें किसी प्रकार का भ्रम या उस तरह की कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। दूसरी बात ये थी कि पहले अगर कोई गैर कानूनी कंटेंट होता था, मान ला कोई अपराधी कोई कंटेंट डाल दिया, पुलिस ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो समय मिलता था वो बहुत ज़्यादा था, यानी 36 घंटे। अभी उसको कम करके 3 घंटे, यानी कोई भी ऑब्जेक्शनेबल अगर कंटेंट डाला है तो उसको 3 घंटे में रिमूव करना पड़ेगा। राइट, तो ये कर दिए 2 चेंजेस। उसके बाद एक वर्ड होता है एनालॉग एस्ट्रोनॉट।
ठीक है। देखो क्या होता है एनालॉग एस्ट्रोनॉट, एक तो एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद में वो अंतरिक्ष में जाते हैं, जैसे हमारी सुनीता विलियम्स, जैसे एयरफोर्स के जो ग्रुप कैप्टन जिनको कीर्ति चक्र मिला है, हमने उनके बारे में बात करी थी। बट एक होता है एनालॉग, यानी धरती पे ही अंतरिक्ष जैसी व्यवस्थाएं बना के, एटमॉस्फेयर बना के वहां उसकी प्रैक्टिस करवाना। और इसी तरह का एक एनालॉग एस्ट्रोनॉट एनालॉग जो मिशन है वो वहाँ पे हमारा अपना जो धौलावीरा है यानी गुजरात में, वहाँ पे एक हुआ है जिसमें आदित्य पांड्या जो कि 17 साल के थे, इन्होंने चंद्रमा जैसी परिस्थितियों में एनालॉग मिशन पूरा किया है और ये देश के सबसे युवा एनालॉग एस्ट्रोनॉट हमारे बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है वायु शक्ति 2026। देखिए एयरफोर्स की बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जैसे गगन शक्ति, वायु शक्ति, तो उसी तरह की एक बड़ी एक्सरसाइज वायु शक्ति हो रही है 2026 में। कब हो रही है? 27 फरवरी को होगी। ठीक है, कहाँ पे होगी? बॉर्डर एरियाज में होगी, राइट। इसकी जो थीम है वो इंपॉर्टेंट है, अचूक, अभेद्य और सटीक। ठीक है, आप याद रखेंगे, अचूक, अभेद्य और सटीक। इसमें क्या है? 77 तो फाइटर जेट, 43 हेलीकॉप्टर और लगभग 12,000 किलो एमुनिशन के साथ में ये मतलब वहां पे एक्सरसाइज करेंगे। पर्पज क्या होता है? देखिए इस तरह की एक्सरसाइज करने के 2-3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य तो ये होता है कि हमारी जो फोर्सेज है उनकी ऑपरेशनल रेडीनेस देखी जाती है, यानी कि फोर्सेज लड़ाई करने में कितनी केपेबल है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये रहता है कि हम अगर एक्चुअल वार लाइक सिचुएशन होती है तो हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, आपस में हमारा कोऑर्डिनेशन किस तरह से होगा, हमारा डिफेंस किस तरह से होगा, हमारा अटैक किस तरह से होगा, ये चीज़ है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि दुश्मन देश को ये रियलाइज भी करवाना कि हमारी कैपेसिटी किस तरह की है। और इसको लेके एयर चीफ मार्शल नागेश कपूर जो है हमारे वाइस चीफ है एयरफोर्स के, उन्होंने एक ब्रीफिंग दिल्ली में आयोजित करी। ये अपनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक मेंस के हिसाब से कि अपनी वायु क्षमता का प्रदर्शन करेंगे, यानी अपनी कैपेसिटी दिखाना। रफाल, सुकोई 30 MKI जितने भी जो इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है वो इसका हिस्सा होंगे। ठीक है, आगे एक राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में एक बदलाव हुआ और ये मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है कि आप इसका पता करेंगे। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, बेसिकली पहले हमारे ये होता था कि राष्ट्र जो गान है वो पहले गाया जाता था, बट सरकार ने एक चेंज किया कि अब राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये थी कि पहले इनिशियल जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय आई थिंक, उन्होंने जब आनंद मंच में इसको लिखा, ठीक है, तो इसमें 6 छंद थे, लेकिन फिर किसी पॉलिटिकल वजह से या कंट्रोवर्सी की वजह से सिर्फ 2 छंद यूज में आ रहे थे। बट अब सरकार ने ये बोला कि आप पूरे 6 छंद गाए जाएंगे, लगभग जो 3 मिनट और 10 सेकंड का होगा उस हिसाब से। तो ये जो इसमें मेजर चेंजेज हुए हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे और आप ठीक से याद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ओके। अब आज की जो हमारी न्यूज़ थी वो तो यहीं समाप्त होती है, उसके बाद कुछ 2 आर्टिकल हमने इंक्लूड किए हैं, वो आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आपको पता है हमारी डेमोक्रेसी के कितने पिलर है? 4 पिलर है। ठीक है, क्या क्या है? हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और चौथा जो पिलर माना जाता है वो हमारी प्रेस को माना जाता है। ठीक है ना? ये 4 पिलर, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट अंग है हमारी डेमोक्रेसी के और किसी भी देश की डेमोक्रेसी के। तो ये जो आर्टिकल है बेसिकली ये इसी से रिलेटेड है। देखिए बात कर लेते हैं इस आर्टिकल के बारे में। राइटर इसमें बोलते हैं कि लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है कि पंजाब सरकार की आलोचना करी थी पंजाब केसरी न्यूज़पेपर ने, और पंजाब सरकार ने पंजाब केसरी न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग पे प्रतिबंध लगा दिया था। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल गलत बताया इसको, बेसिकली कि बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, और उन्होंने कहा कि छपाई में किसी तरह की रुकावट डालना नहीं है और डालने के विरुद्ध आदेश दिया है। आगे न्यायालय ने यह बोला है कि मुद्दा चाहे कोई भी हो, चाहे बात किसी भी तरह के हो, चाहे प्रेस से संबंधित कैसा भी मामला हो, लेकिन जनता के जानने के अधिकार में रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये पॉइंट बोला है। यानी लोगों को, सिटीजन्स को न्यूज के थ्रू जानना उनका फंडामेंटल राइट है और आप उससे वंचित नहीं कर सकते। आप किसी न्यूज़पेपर पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते। सोच के देखिए हम 1778 में किस तरह जो हमारे यहाँ के गवर्नर थे इंग्लैंड के, उन्होंने किस तरह प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है हमारे लॉर्ड लिटन को, जिन्होंने हटाया था। तो आज आज़ादी के बाद भी अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो वो सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। एक बात आगे और बोली है, 2013 में प्रेस काउंसिल ऑफ जो इंडिया है, इन्होंने सरकार की बुराई करने वाली रिपोर्टों पर जो विज्ञापन आ रहे थे उसको सरकार ने रोका था। तो इसको काफ़ी छोटी सोच वाली बात बोला था कि भाई ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, और 2013 में 2013 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको
और सरकारें ये जानती है कि सरकारों की आलोचना करना प्रेस का कर्तव्य है, उसका कानूनी अधिकार भी है, लेकिन उसके बाद भी प्रेस को डराया और धमकाया जाता है, जो कि ठीक बात नहीं है। ये बात इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्लियर होती है। अब आप इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड या फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, तो आपको फिर इसका पंजाब सरकार वाला जो एग्जांपल है या सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, इसको एज ए सब्सटेंसिव कंटेंट, एज ए ऑथेंटिक कंटेंट आप इसमें यूज कर सकते हैं। और यही एक आध नंबर होता है जो किसी क्वेश्चन में आपको वैल्यू एडिशन करता है और आपके सिलेक्शन में काफी बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। ठीक है, आगे जो आर्टिकल है थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, बट आप मेरे साथ बने रहेंगे तो हम इस बात को, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। 3-4 कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ है। ठीक है, देखिए वो क्या रहा है, मैं आपको उससे पहले एक भूमिका बता देता हूँ मोटी मोटी। अभी आपको पता है दुनिया में बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं। अमेरिका ने जिस तरह वेनेजुएला में एबडक्ट किया और उसके बाद ग्रीनलैंड पे जो दावा किया, पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो सकते में है, और रूस जिस तरह से यूक्रेन के बीच में चल रहा है, चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसीज है, यानी जिस तरह 1991 में जो ट्रीटी हुई यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होकर रशिया बन गया, तो एक लगा था कि एक नियम आधारित विश्व व्यवस्था बनेगी। नियम आधारित विश्व व्यवस्था का मतलब यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी यूएन है उसकी इंपॉर्टेंस होगी, वो देशों के बीच में अच्छा काम करेगा। तो इस तरह की चीजें हमने एक्सपेक्ट करी थी और कुछ समय तक 15-20 सालों तक ये चीजें चली भी, लेकिन वर्तमान में बहुत कुछ बदल गया है। तो इसी के परिदृश्य में ये आर्टिकल है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें बोलते हैं कि पुराना जमाना खत्म हो रहा है। ठीक है, पुराना जमाना खत्म हो रहा है और नया जमाना आने के लिए जूझ रहा है, यानी हम एक ट्रांजिशन फेज में, अब राक्षसों का समय है। ये बात एक इटली के दार्शनिक एंटोनिया ग्राम्सी ने ये बात बोली थी, और आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है इसमें ये बात फिट बैठती है। इस तरह की बात राइटर यहाँ पे कह के अपनी बात शुरू कर रहे हैं। आगे बोलते हैं कि 2026 में विश्व व्यवस्था में काफी उथल पुथल, उतार चढ़ाव है, और विश्व आर्थिक मंच पे कनाडा के जो क्रोनी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी एक बात काफी अच्छे से बोली थी, जो कि सच ही था, कि यूएसए किस तरह अपनी मनमानी कर रहे हैं, चाइना जैसे देश किस तरह मनमानी कर रहे हैं, और दुनिया किस तरह से नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही है। ये बात क्रोनी ने एक बात बोली थी कि पुरानी जो नियम आधारित जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, और लगता भी नहीं है नियर फ्यूचर में यानी निकट भविष्य में वो ठीक भी होगी। ठीक है, ये बात उन्होंने वहां पे बोली थी। आगे बोला उन्होंने कि ताकतवर लोगों की दुनिया है, हर देश को अपने भविष्य की राह, अपना गठबंधन, अपनी व्यवस्थाएं खुद ही चलानी होगी और खुद के हिसाब से उनको सेप देना होगा। और जिस तरह श्रेष्ठता की होड़ चाइना और अमेरिका के बीच में चल रही है, उससे अनेक जो सेक्टरीय तनाव है वो उत्पन्न होंगे, जो कि हम सब देख भी रहे हैं। ठीक है, किस तरह ग्रीनलैंड में, वेनेजुएला में, और चाइना, ताइवान, और जिस तरह इंडिया के कंसर्न्स है, वो सारी बातें प्रूव भी होती है कि ऐसा ही कुछ हो रहा है। ठीक है, आगे राइटर एक एग्जांपल से बताते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा दहन वर्सेस तेल, गैस, कोयला आदि के सेक्टर में भी, ये नहीं, ये भी ट्रांजिशन के फेज में। हमारी एनर्जी भी आपको पता है, जो पहले फोसिल फ्यूल यूज होता था वो अब नवीकरणीय ऊर्जा वहां पे यूज हो रही है, तो ये भी एक आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है। आगे बोलते हैं कि इस प्रतिद्वंदता में जो वैश्विक सहयोग है वो परास्त हो रहा है। और आज जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से छोटे कंट्रीज, जो तटीय रेखा के पास वाले कंट्रीज है, उनके अस्तित्व पे संकट पैदा हो रहे हैं, जब दुनिया को सबसे ज्यादा एकजुट होने की जरूरत है, तब इस तरह का फ्रैक्शन पूरी दुनिया में आ रहा है, जो कि एक ठीक सिग्नल नहीं है। आगे राइटर ये बोलते हैं कि आज की भू राजनीति में आर्कटिक और ग्रीनलैंड, इन ये क्यों महत्वपूर्ण है। राइटर यहाँ पे एक बात बोलते हैं कि भाई यहाँ की जो बर्फ है वो पिघल रही है और ये एक मेनलैंड की तरह तब्दील हो रहे हैं, और ये पूरे पश्चिमी जो गोलार्ध है उसमें जाने के लिए रूस और चाइना को मार्ग प्रदान करते हैं, और यूएसए का कंसर्न भी इसी वजह से है। ठीक है, आगे राइटर बोलते हैं कि भाई आज जो है वो संपदा और धन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है सभी देशों के लिए, और उनके लिए बाकी कोई चीजें मायने नहीं रखती। ठीक है, तो इसी तरह की बात आगे करते हैं राइटर। उसके बाद ये बोलते हैं कि आज जो तांबा है ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और अगले दशक में इसकी लगभग डिमांड भी दुगनी हो जाएगी और इसके रेट्स भी दुगने हो जाएंगे। तो जिन देशों में जैसे चिली, पेरू या फिर कांगो गणराज्य है, वहाँ जिन देशों में ये तांबा है, उन देशों, वो देश भी केंद्र बन जाएंगे। और आज जो 50% तांबा है उसका जो प्रसंस्करण करता है वो अकेला चाइना करता है। ठीक है, तो इसी वजह से जब तांबे की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो और ज़्यादा खाने भी बढ़ेगी, और ज़्यादा खाने बढ़ेगी तो पेड़ों की कटाई होगी और जलवायु को और ज़्यादा नुकसान होगा, जबकि ऑलरेडी हम जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद दो व्यापक प्रश्नों की बात राइटर यहाँ पे करते हैं। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ, ऑन सोरिंग और ऑफ सोरिंग क्या होती है, ठीक है। हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्या होता था, दुनिया की जितनी भी इंपॉर्टेंट जो टेक कंपनीज थी वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई, यूएसए में, ठीक है। फिर उनको लगा कि भाई यूएसए में जो है जो लेबर है वो महंगा है, ठीक है, लेबर यानी श्रम महंगा है। तो उन्होंने अपने डेटा सेंटर्स वगैरह, अपने कॉल सेंटर्स वगैरह कहाँ पे एस्टेब्लिश किए, कॉल सेंटर और डेटा सेंटर कहाँ पे एस्टेब्लिश किए, इंडिया और चाइना जैसे देशों में, ठीक है। अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ पे एस्टेब्लिश करी, इंडिया और चाइना जैसे देशों में, ठीक है। तो इसको बोलते थे ऑफशोरिंग, ठीक है, यानी किसी दूसरे किनारे पे जाके किसी दूसरे देश में एस्टेब्लिश करना। बट आपको पता है जब से कोविड-19 आया और जिस तरह वैश्विक जो सप्लाई चेन यानी ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया, चाइना ने बहुत सारे इक्विपमेंट की, सेमीकंडक्टर्स की जो सप्लाई थी दुनिया के देशों को वो रोक दी, तब जाके एकदम से समझ आया देशों को कि भाई ऑफशोरिंग से काम नहीं चलेगा, ऑनशोरिंग करना पड़ेगा, यानी कि दोबारा जो प्रोडक्शन है यानी आत्मनिर्भर, जिस तरह हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो वही बात है ऑनशोरिंग की। लेकिन राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि भाई ये ऑनशोरिंग करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। ऑफशोरिंग से जो समस्याएं हैं, नए ऑनशोरिंग करेंगे तो मानकों को पुनर्गठित करेंगे, यानी कि नए एसओपीज आएंगे, नए नॉर्म्स आएंगे, और दुनिया भर में उत्पादन की जो लागत है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, देखिए एक बीपीओ केपीओ जो कि इंडिया या चाइना या बांग्लादेश में स्टैब्लिश होता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम है। बट यही चीज अगर अमेरिका में स्टैब्लिश होगी, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, लेबर वहां पे महंगा है, तो वो महंगा होगा, तो ये किस तरह दुनिया को इंपैक्ट करेगा, ठीक है। आगे बात वही करते हैं कि भाई जब दुनिया को सबसे ज़्यादा एकजुट होने की ज़रूरत है तो ऐसे वक्त पे दुनिया एकजुट नहीं है, और इस तरह की समस्याएं लोगों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर एक मंच पे आके और इसको कार्य करना चाहिए, इस चुनौती का सामना करना चाहिए। ऐसे समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन है, और जहां आगे बात करते हैं राइटर इसमें कि अभी जो खुल के ये एजेंडा ये सामने आ गया है, कहाँ, जब विश्व आर्थिक मंच पे जब डिबेट हो रही थी वहाँ पे अमेरिका ये दबाव डाल रहा है कि भाई आप कोयला और इन सब चीज़ों का ये उपयोग बंद कीजिए, जबकि चाइना ने ये बोला कि भाई ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज वगैरह है, ये सब आज की जरूरत है और लोगों को आपस में सहयोग करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए देशों को, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ थोड़ा ये नया प्लेटफॉर्म आपके लिए भी, मेरे लिए भी, आपके लिए तो सुखद होगा लेकिन मेरे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। उम्मीद करता हूँ हमने ठीक किया होगा, और इसी तरह आप अपनी स्टडी करते रहिए, और हम और भी जो भी नवाचार आपकी स्टडी के लिए, आपकी ज़रूरत के लिए जो ज़रूरी होगा वो सब करते रहेंगे। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, नमस्कार।